हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे वो कंपनी है मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड। और ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो कि वर्ल्ड ओवर और इंडिया में सबसे बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ को ऑटो पार्ट्स और स्पेयर पार्ट्स सप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे नए व्यूवर्स हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो इस कंपनी में हम पहले जान लेते हैं इनके हिस्ट्री के बारे में। तो जैसा कि इस कंपनी के दो वर्ड्स हैं जो हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं, पहला मदरसन और दूसरा सुमी। तो जान लेते हैं इसके पीछे की आखिर हिस्ट्री है क्या। तो मदरसन सुमी एक्चुअली 1975 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी और इन्हें इस्टेब्लिश किया था हमारे आज के करंट जो चेयरमैन हैं इनके विवेक चांद सहगल जी और उनकी लेट मदर श्रीमती स्वर्णलता सहगल जी ने 1975 में इस कंपनी को एज अ फैमिली स्टार्टअप के तौर पे स्टार्ट किया था, जो कि बेसिकली सिल्वर ट्रेडिंग और घरों के वायरिंग के लिए काम किया करती थी। और ये जो नाम है मदरसन, ये इनके फादर ने इनको सजेस्ट किया था और ये नाम इनको इतना पसंद आया और इस नाम के साथ जो एक सिंबॉलिक वैल्यू है ट्रस्ट का, एक मदर और सन के बीच में, वही इनकी कंपनी भी शो करती हैं और इसीलिए ये नाम इनको बहुत पसंद आया और इन्होंने अपनी कंपनी का नाम मदरसन रख लिया। तो यहाँ से इनका नाम मदरसन पड़ा और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो केबल फैक्ट्री थी 1975-1977 में इस्टेब्लिश की थी। और एक जापानीज़ कंपनी थी टोकाई इलेक्ट्रिक कंपनी बोल के, जो वायरिंग हार्नेस बनाया करती थी। उस कंपनी के साथ इन्होंने टेक्निकल एग्रीमेंट सेटअप किया 1983 में। और जो कंपनी आज की डेट में जानी जाती है सुमिटोमो वायरिंग सिस्टम्स जापान के नाम से। और यहीं से ही इनका दूसरा वर्ड जो कि सुमी है वो आया, सुमिटोमो कंपनी से सुमी। तो ये कंपनी कहलाई गई मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड। लेकिन ये जो जॉइंट वेंचर है ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1986 में और इस जॉइंट वेंचर के इस्टेब्लिश्ड होने के बाद इस कंपनी का नाम पड़ा मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड, जिसको हम आज भली भांति और अच्छे तरीके से इस कंपनी को जानते हैं। और इस कंपनी ने टोटल 18 एक्विजिशंस अभी तक किए हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो इनका एक्विजिशन था वो एक वैक्सफोर्ड कंपनी का था, जो कि एक आयरिश कंपनी थी। और ये कंपनी बनाती थी वायरिंग हार्नेस फॉर मटेरियल हैंडलिंग एंड अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स और इनका डिज़ाइन सेंटर आयरलैंड में था। इन्होंने एक कंपनी थी विजियोक्रॉप, जो कि रेयर व्यू मिरर्स वगैरह बनाया करती थी, उसको इन्होंने 2009 में एक्वायर किया था। और इस कंपनी को एक्वायर करने के बाद ये आज वर्ल्ड में और इंडिया में हर ऑटोमोबाइल कंपनी को रेयर व्यू मिरर्स सप्लाई करते हैं। और इस कंपनी को एक्वायर करने के बाद इन्होंने इसका नाम रखा संवर्धना मदरसन रिफ्लेक्टेक, जो कि आजकल SMR के नाम से भी जानी जाती है। एक और बड़ी कंपनी जिसको इन्होंने एक्वायर किया था उसका नाम था पेगुफॉर्म। ये एक ग्लोबल टायर 1 मैन्युफैक्चरर है जो कि स्पेशलाइज्ड हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉलीमर मॉड्यूल्स बनाने में। और इस कंपनी को एक्वायर करने के बाद इन्होंने इसका नाम रखा संवर्धना मदरसन पेगुफॉर्म SMP। और ये एक्विजिशन इन्होंने 2011 में किया था। इन्होंने एक और एक्विजिशन किया स्टोन रिच कंपनी का, जो भी वायरिंग हार्नेस बिजनेस में डील करते थे, और ये एक्विजिशन इन्होंने 2014 में किया था। एक और बड़ा इन्होंने जो एक्विजिशन किया था वो एक फिनिश कंपनी थी PKC ग्रुप PLC बोल के, जो हैवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए वायरिंग हार्नेस बिजनेस में डील किया करते थे। 2018 में इन्होंने एक और एक्विजिशन किया जिसका नाम था राइडल ऑटोमोटिव ग्रुप, जो कि इंटीरियर कंपोनेंट्स वगैरह बनाया करते हैं, जिनमें इंस्ट्रूमेंट पैनल्स, डोर पैनल्स, कंसोल मॉड्यूल्स, डेकोरेटिव पार्ट्स एंड कॉकपिट मॉड्यूल्स आते हैं। 2019 में एक इन्होंने बहुत बड़ा एक्विजिशन किया बॉम्बार्डियर, UK की बॉम्बार्डियर्स, जो कि रोलिंग स्टॉक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और सिस्टम्स बनाया करते थे। तो ये तो हो गया इस कंपनी के थोड़ा हिस्ट्री के बारे में। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल चार्ट्स को। तो अगर हम इसके कल के डे ग्राफ को देखें जो कि 24 जुलाई का था, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये रेंज जो इन्होंने दिखाया है वो है तकरीबन 98 से 94 का। तो इस रेंज में ही ये ट्रेड किया है कल के दिन में। अगर हम इसका 5 डे का ट्रेड देखें तो इन्होंने रेंज किया है तकरीबन 98 से 93 के करीब में, 98 से 93 के करीब में।
और अगर हम इनका 1 मंथ का चार्ट देखें तो इन्होंने ट्रेंड किया है लगभग 103 से 92 के बीच में। अब हम इसके 6 मंथ्स के चार्ट को देखते हैं। इन्होंने 6 मंथ्स के चार्ट में ट्रेड किया है 141 से लेके तकरीबन 50 के बीच में। अगर हम इसके 52 वीक हाई और लो को देखते हैं तो वो है 151 से जो लो बनाया था इन्होंने 48 का। तो ये कंपनी अपने लो से थोड़ा ऊपर आ चुकी है। अभी ये ट्रेड कर रही है, जो इसका CMP है 95.55 का है, लेकिन जो इनका हाई है वो तकरीबन 151 का है। लेकिन अगर हम इसके हिस्टोरिकल हाईज को देखें तो वो लगभग 257 का आता है, अराउंड 250 का। तो ये कंपनी अपने हिस्टोरिकल हाइज से बहुत नीचे आ चुकी है और ये ऐसे ही नहीं आई है। ये नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कोविड इशू, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर कुछ टाइम से ही नीचे चल रहा है और इसी वजह से आप ऑटोमोबाइल का कोई भी स्टॉक उठाइए, वो कोई भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। चाहे आप अशोक लेलैंड को पकड़िए, चाहे आप महिंद्रा एंड महिंद्रा को पकड़िए, चाहे आप टाटा मोटर्स को पकड़िए। हालांकि ये कंपनी ऑटोमोबाइल्स को सप्लाई करने वाली कंपनीज में आते हैं, जिनको ऑटो इंसेलियरीज भी बोला जाता है। ये डायरेक्टली कोई ऑटोस नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली ट्रक्स या बसेस या कार्स मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, लेकिन उन सभी कंपनीज को ये स्पेयर पार्ट्स वगैरह सप्लाई करते हैं। तो जब इनके जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उन पर प्रेशर आता है, उन पे लोड आता है, तो वो लोड और प्रेशर इनके ऊपर भी ट्रांसफ़र होता है। तो इस वजह से ये पूरा सेक्टर ही डाउन चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हमें लगता है कि हम एक बार जाके screener.com में देख लें कि इनके क्या वैल्यूएशंस हैं। अगर हम इसके मार्केट कैप को देखें तो वो है 30,142 करोड़ का, जो कि एक मिड कैप की कंपनी कहलाएगी। 30,142 करोड़। इनका जो CMP है वो है 95.45 का और 52 वीक लो जैसे कि हमने देखा वो 151 और 52 वीक लो जो है 48.50 का है। इनका बिग वैल्यू 35 का है, P 25 का, जो अच्छा खासा माना जा सकता है। डिविडेंड यील्ड 1.57% का है, ROC 16.91 का है, जो कि अच्छा माना जाएगा। फेस वैल्यू इसका 1 है। अगर हम नीचे जाएं और इनके कुछ पीयर कंपनीज देखें तो उसमें आती हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज, वेबको, एंड्योरेंस, अमर राजा बैटरी, मिंडा इंडस्ट्रीज। मिंडा इंडस्ट्रीज इनकी अच्छी एक पीयर कंपनी मानी जा सकती है। और एक और इनकी पीयर कंपनीज है जमुना ऑटो। और अगर आप जमुना ऑटो के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम जमुना ऑटो के बारे में भी एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो अगर हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो इनका अगर हम इनका प्रॉफिट देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका कंसिस्टेंट रहा है और स्टेबल रहा है। अगर हम जून 2017 में देखें तो वो 1135 का रहा था और सितंबर 2017 में 1228 का रहा था। फिर दिसंबर 2017 में 1249, फिर 1500, 1412, 1300, 1393, 1243, 1255, 1319, 1236 और 1383। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो भी है इनका वो भी स्टेबल रहा है। नेट प्रॉफिट में अगर देखें और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो 582, 827, 813, 1045, 946, 753, 824, 677, 538, 645, 463 और 467। नेट प्रॉफिट अगर देखें वो इससे कम रहेगा बिकॉज जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो पहले का है। तो अगर हम 278 देखें तो यहाँ पर भी 436, 827 से घट के 436 हुआ है, जो कि लाजमी है। 813 से 364 रहा है, 1045 बिकॉज ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स का है। और इसके बाद 518, 946, 443। तो ऐसे ही अगर हम 2020 का मार्च का देखें तो ये इनका आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 467 का और जो नेट प्रॉफिट है वो 183 का। तो थोड़ी गिरावट ज़रूर आई है, लेकिन ये अंडरस्टैंडेबल है। अगर हम इनके प्रॉफिट लॉस के कंसोलिडेटेड फिगर्स देखें ईयर ऑन ईयर तो वो कितने आते हैं निकल के, तो वो आते हैं 274 का, 239 का, 335 का, 2011 में 767 का और 2012 में 812 का और मार्च 2013 में 1477 का, 14 में 2397 का, 2015 में 2842 का और 2016 में 3548 का।
तो अगर हम देखें 2017, 18, 19 में 4093, 5128, 5348 और जो अभी तक का है वो है 5193 का। तो इसमें बढ़ोतरी ही हुई है, गिरावट नहीं हुई है, जो कि अच्छी बात है। अगर हम इनके नेट प्रॉफिट को देखें तो वो 178 का आ रहा है, तो ये 2008 से है। चलिए हम थोड़े बाद के फिगर्स देखते हैं। अगर हम 2016 से देखें तो वो 1292 हैं, 2017 में 1554, 1597, 2019 में 1613 और अभी 1170। तो टिल 2019 ये इनका प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। 2020 में जाके हल्की सी गिरावट आई है, जो कि अंडरस्टैंडेबल है। तो इनके जो डिविडेंड पे आउट हैं, ये भी एक कंसिस्टेंटली डिविडेंड देते आ रहे हैं। अगर आप देखें तो ज़्यादातर ये 27%, फिर 27%, बीच में 34%, 26%, 29%, 31%, 26%, 18%, 30%, 29%। तो ये जो इनके डिविडेंड पे आउट हैं वो कई सालों से तकरीबन 2008 से अब तक ये 20, 27 से और 30 के बीच में ही ये लोग डिविडेंड पे आउट दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। तो अगर हम इनके कंपाउंड सेल्स ग्रोथ को देखें, जो 10 साल में इन्होंने दिखाए हैं वो है 37.70% के, और जो 5 ईयर्स के हैं वो है 15.87 के, और 3 ईयर्स के 19.51 के, जो भी अच्छे लग रहे हैं। अगर इनके प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो वो है 10 सालों के 24.81 के, 5 ईयर्स के 16.8% के, और 3 साल के 7.99% के, जो भी अच्छे आ रहे हैं। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसको हम ROE के नाम से भी जानते हैं, अगर उन पे नज़र डालें तो वो 10 सालों के आते हैं 22 के, 5 सालों के 21 के, और 3 सालों के 18 के, और लास्ट ईयर के 15% के, जो कि काफ़ी अच्छे हैं बीइंग अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अगर हम इनके टोटल लायबिलिटीज़ और एसेट्स में नज़र डालें तो देखें कि ये लगभग सेम ही आ रही हैं। 1582 है इनका टोटल लायबिलिटीज़, और एसेट्स भी हैं 1582 2008 में। अगर हम थोड़े बाद के फिगर्स पकड़ें, 2016 से अगर हम देखें तो इनके टोटल लायबिलिटीज़ 9655 और 19655, तो टोटल एसेट्स और एसेट लायबिलिटीज़ भी इनके सेम ही नज़र आ रहे हैं, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं हैं। तो अगर हम इनके एक बार ROCE में नज़र डालें तो 2016 में इनका ROCE था 28% का, 2017 में 24% का, और 2018 में 20% का, 2019 में 17% का। तो 2019 में थोड़ी गिरावट आई है, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑटोमोबाइल सेक्टर कुछ 2-3 सालों में डाउन ही चल रहा है, तो ये अंडरस्टैंडेबल है। और बाकी अगर हम देखें, जब इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था तो ये 25%, 28%, 28%, 2017 में 24%, 2018 में 20%। तो जब इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है तब इनके ROCE में ज़रूर बढ़ोतरी देखी गई है, जो कि अच्छी बात है। अगर हम इनके एक बार प्रोमोटर्स शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देख लें तो प्रोमोटर्स की इसमें शेयर होल्डिंग्स कैसी रही है एक बार देख लेते हैं। जून में 2019 में इनके प्रोमोटर्स होल्डिंग रही है 61.73% की, और ये लगभग 2020 तक कांस्टेंट ही रही है। तो इसमें प्रोमोटर होल्डिंग में ना ही कुछ प्लेज किया गया है और ना ही कुछ इसमें डिक्रीज आया है, जो कि अच्छी जो प्रोमोटर्स की कॉन्फिडेंस कंपनी में दर्शाती हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स और डायरेक्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो उसमें 2019 में इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 16.36 का परसेंटेज दिखा रहे हैं, और डोमेस्टिक का 11.06 का है। तो सितंबर 2019 में 14.955 का है, और डोमेस्टिक का 13.49 का है। अगर हम 2020 में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 15.64 और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 13.35 का है, जो कि मार्च से थोड़ा बढ़ा है। अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर्स का मार्च के फिगर्स देखें तो वो 15.50 के हैं, जो कि जून 2020 में बढ़ के 15.64 हुए हैं, जिससे हमको ये संकेत मिलते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इस कंपनी में बढ़ा ही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो 13.55 था मार्च 2020 में, और जून 2020 में 13.35 है, थोड़ी सी गिरावट देखी गई है। और पब्लिक की 9.2228 की है। तो दोस्तों, हम इसमें आपको कोई कॉल देना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये बताना ज़रूर चाहेंगे कि ये कंपनी अच्छी है। आज की डेट में भले ही ये कंपनी के परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया नहीं हो, लेकिन फ्यूचर में ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और आपको बढ़िया रिटर्न्स देगी। तो अगर आप इसमें अपना थोड़ा अमाउंट
इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना के आप इसमें हर थोड़ी थोड़ी गिरावट में बाय कर सकते हैं। हालांकि कोविड सिचुएशन अभी तक गिरा नहीं है और लॉकडाउन कंटिन्यू है, तो जब तक ये चलता रहेगा इस कंपनी में आपको कुछ हाई ग्रोथ देखने की आशा नहीं है। ये इसमें थोड़ी बहुत गिरावट भी आ सकती है, तो सजेस्ट करेंगे कि आप गिरावट में थोड़ी थोड़ी बाय कर सकें अगर आप करना पसंद करते हैं तो। लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो इसमें एंट्री आप बिल्कुल ना लें। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें हर गिरावट में थोड़ी थोड़ी एंट्रीज ले सकते हैं। जैसा कि ये कंपनी अच्छा ग्रोथ शो करती है और डिविडेंड्स भी हैंडसम अमाउंट देती है, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री ले सकते हैं हर थोड़ी थोड़ी मात्रा में, हर गिरावट पे। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे या किस स्टॉक पे देखना चाहेंगे वो कमेंट करके प्लीज़ बताएं, हम उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।